बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात के 12 बजे का वक्त था। मैंने बर्तन धोकर एक एक करके अपनी जगह पर रखे। पानी से भीगे हाथों पर साबुन की झाग अभी बाकी थी, मगर थकान इतनी शदीद थी कि हाथ धोने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। सहन में बिछी पुरानी चारपाई पर मैंने अपना दुपट्टा डाल दिया और चुपचाप कोने में बैठ गई। अक्सर ऐसा होता था कि दिन भर के काम के बाद नींद मेरी आंखों से कोसों दूर भाग जाती थी। जिस्म टूट रहा होता मगर दिमाग जागता रहता। इस खामोशी में अचानक मेरे कानों ने हल्की सी खड़खड़ाहट सुनी। मैंने सर उठाया तो किचन में रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी देखकर मैं हैरान रह गई। इस वक्त तो सब सो जाते थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता अपनी गर्दन को मोड़कर देखने लगी। वहां मालकिन खड़ी थी। उनके हाथ में एक देगची थी और वो चूल्हे पर खाना गर्म कर रही थी। मैंने आंखें मली कि शायद मैं वहम देख रही हूँ, मगर नहीं, वो वाकई खाना गर्म कर रही थी। मेरे जहन में फौरन सवाल उभरा, इतनी रात गए खाने की जरूरत किसको है? घर में तो सब सोने जा चुके थे। उनकी हरकत मेरे लिए पुरस्कार थी। वो जल्दी जल्दी देगची को चूल्हे से उतारकर एक ट्रे में रख रही थी। फिर ट्रे के साथ वो किचन से निकली और सीधा सहन उबूर करके तहखाने की तरफ बढ़ने लगी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने दिल में कहा, ये क्या माजरा है? वहां तो हमेशा मैं सफाई करती हूँ और कभी कोई नहीं जाता। तहखाना तो पुराने सामान के लिए था। मालकिन ने एहतियात से दरवाजा खोला। हल्की सी चरचराहट हुई, जैसे पुराना लोहा कड़कड़ाया हो। मैंने दबे दबे कदमों से थोड़ा करीब जाने की कोशिश की, लेकिन खौफ ने मेरे कदम रोक दिए। दिल चाहा कि देखूं नीचे क्या है, मगर दिमाग कह रहा था कि अगर पकड़ी गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बस मैं वहीं ठटक गई। नीचे से हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने खांस कर जवाब दिया हो, मगर फौरन ही दरवाजा बंद हो गया और खामोशी छा गई। कुछ देर के बाद मालकिन वापस आई। अब उनके हाथ खाली थे। मैंने उनके चेहरे पर गौर किया। उनके नक्श थके हुए लग रहे थे, जैसे वो दिन भर के बाद मजीद बोझ उठाकर आई हूं। लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे कोई फर्ज अदा करने के बाद इत्मीनान मिलता है। मैंने नजरें झुका ली ताकि वो मुझे देख न लें। वो मेरे करीब से गुजरती हुई ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। मेरे दिल की धड़कन अभी तक तेज थी। मैंने सोचा, ये खाना नीचे किसके लिए था? आखिर कौन सा राज छुपा है तहखाने में? मेरी सोचों का दायरा फैलने लगा। क्या कोई बीमार है जिसे छुपा कर रखा गया है, या ये महज मेरा वहम है? मगर ये वहम कैसे हो सकता है? जब मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो देगची लेकर नीचे गई और खाली हाथ वापस आई, मैंने चारपाई पर बैठे बैठे आसमान की तरफ देखा। चांद की मध्यम रोशनी सहन पर बिखरी हुई थी। हवा बिल्कुल साकत थी और पूरा मोहल्ला खामोश। इस खामोशी में मेरा तजस्सुस और बढ़ने लगा। मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ दिल चाह रहा था कि इस राज का पता चलाऊं, दूसरी तरफ डर था कि अगर कोई जान गया कि मैंने तजस्सुस किया है तो नौकरी से हाथ धो बैठूंगी। इसी सोच में गुम थी कि अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल आया। मैंने खुद को समझाया, शायद मालकिन की तबीयत खराब हो, उन्होंने नीचे कोई दवा रखी हो या पुराना सामान देखने गई हो। लेकिन फौरन ही दिल ने कहा, नहीं, अगर सिर्फ सामान या दवा होती तो ये खाना क्यों लेकर जाती? मैंने बेचैनी से अपना दुपट्टा संभाला और चारपाई पर लेटने की कोशिश की, मगर नींद कहाँ आनी थी। आंखें बंद करते ही वही मंजर बार बार सामने आने लगा। सुबह तक मैं जागती रही। जब सूरज की किरणें सहन में आईं तो मैंने हिम्मत करके तहखाने के दरवाजे की तरफ नजर डाली। बाहर से सब कुछ वैसा ही था जैसे हमेशा होता है, लेकिन मेरे दिल में एक चिंगारी जल चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि इस घर में कोई ऐसा राज है जो नजर आने वाली दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगले दिन नाश्ते पर जब मैं किचन में काम कर रही थी, मालकिन नीचे से आकर कमरे में गई। वही मामूली सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, जैसे कुछ छुपाने की आदत उनके रोजमर्रा का हिस्सा बन गई हो। मैंने दिल दिल में अहद किया कि मैं इस राज को जानकर रहूंगी। उस समय मुझे अपनी माँ की नसीहत याद आई, बेटी, बड़े घरों के बड़े राज होते हैं, ज्यादा तजस्सुस हमेशा मुश्किल लाता है। मैंने खुद को समझाया कि शायद मुझे बस अपने काम तक महदूद रहना चाहिए, लेकिन मेरा दिल किसी कीमत पर राजी न हुआ। मैं जानती थी कि जिस दिन मैं ये राज खोलूंगी, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात की वो खामोशी, मालकिन के हाथ में खाने की ट्रे, तहखाने का खुलता और बंद होता दरवाजा, ये सब मेरे जहन में नक्श हो गया था। अब मेरी निगाहें बार बार किचन और तहखाने की तरफ उठने लगी थी। शायद ये तजस्सुस ही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश बनने वाला था। अगली सुबह जब मैंने बर्तन समेटकर सहन में झाड़ू देना शुरू की तो नजर एकदम से तहखाने की छोटी खिड़की पर जा ठहरी। सूरज की रोशनी सीधी उस तरफ पड़ रही थी और धूल मट्टी में लकीरें बन गई थी। आमतौर पर यह खिड़की बंद रहती थी, लेकिन उस रोज हल्की सी दरार मौजूद थी। मैंने गैर इरादी तौर पर करीब जाकर अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हल्की सी जुम्बिश हो, जैसे कोई चीज हिली हो। मैं सहम गई
और फौरन पीछे हट गई। अभी मैं संभली भी न थी कि किचन से मालकिन निकली और मुझे उस तरफ देखते हुए पकड़ लिया। उन्होंने मेरी तरफ कदम बढ़ाए और कदरे सख्त लहजे में कहा, यह हिस्सा तुम्हारे काम का नहीं है, बस सहन और किचन तक महदूद रहो। उनकी आवाज़ में हुक्म का रंग था, लेकिन आंखों में वही छुपा हुआ खौफ झलक रहा था। मैंने जल्दी से कहा, जी बीबी जी, मैं बस झाड़ू दे रही थी। वो पलक झपकते ही रुख मोड़कर अंदर चली गई। उनके जाते ही मेरे दिल में सवालों की एक नई लहर उठने लगी। कल रात का वाक़या जहन में ताज़ा था और आज ये हरकत भी मजीद तजस्सुस को बढ़ाने वाली थी। दोबारा मैंने खुद को समझाया कि ये सब वहम है, मगर जैसे ही झाड़ू देने के दौरान पत्थर की एक ईंट खिसकी, नीचे से हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने गर्दन घुमाकर देखा तो खिड़की के पीछे हल्की सी सायानुमा हरकत दिखाई दी। मैं जल्दी से पीछे हटी और अपने आप को काबू में किया। उस लम्हे बावर्ची खाने से दस्तक सुनाई दी और मालकिन ने आवाज़ दी, जाओ चाय बना दो। मैं लपक कर वहां चली गई। दोपहर के वक्त जब मैं किचन में बर्तन धो रही थी, मालकिन सहन में आई। उन्होंने एक नज़र उस खिड़की की तरफ डाली और फिर मुझे घूरते हुए बोली, याद रखो, तुम्हें उस तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। अगर बार बार तुम्हें वहां देख लिया तो सोच लेना कि ये नौकरी नहीं रहेगी। मैंने सर झुकाकर कहा, जी बीबी जी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन दिल में सवालात मजीद बढ़ गए। इसी दौरान पुराना माली आया। वो कई दिनों के बाद दिखाई दिया। उसके हाथ में कुछ पौधे और एक पुराना कटर था। वो आहिस्ता आहिस्ता काम करता रहा और फिर शाम को सहन के कोने में आकर मेरे करीब रुका। उसकी आवाज़ भारी और सुस्त थी। वो बोला, बेटी, तजस्सुस अच्छी चीज़ नहीं है। ये घर जितना बाहर से आम नजर आता है, अंदर से उतना सीधा नहीं है। मैंने फौरन चौंक कर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यहाँ कुछ ऐसा है जिसे मुझसे छुपाया जा रहा है? उसने गर्दन झुका ली और नजरें चुराई। सिर्फ इतना बोला, ज्यादा सवाल मत करना। सवाल जितना बढ़ाओगी उतनी मुश्किल में पड़ोगी। फिर वो खामोश होकर बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं कुछ लम्हे वहीं खड़ी रही। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। ऐसा लगा जैसे वो कुछ जानता है मगर बोल नहीं रहा। रात के वक्त जब सब खाना खाकर अपने कमरों में जा चुके थे, मैंने पानी के घड़े में जग भरा और सहन के कोने में रखा। अचानक कानों में एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे कोई लकड़ी घसीट रहा हो। मैंने गौर किया तो वो आवाज़ फिर उस खिड़की के करीब से आई। मैं दबे कदमों से करीब जाने लगी। जैसे ही झुकी, मुझे लगा अंदर से किसी ने सांस भरी है। मैंने कपकपाते हाथों से जग को मजबूती से थामा और तेजी से पीछे हट गई। अगली सुबह मोहल्ले की एक औरत आई। वो मालकिन से मिलने के बाद बाहर निकली तो जाते हुए मेरे करीब रुकी और बोली, बाजी का घर बड़ा अजीब है। कभी रात को रोशनी आती है, कभी आवाज़ें सुनाई देती हैं। तुम्हें कुछ पता है? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं बाजी, मैं तो बस अपना काम करती हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, चलो अगर तुम नहीं जानती तो ठीक है, मगर लोग मोहल्ले में बातें करने लगे हैं। उसकी बातें मेरे लिए नया बोझ बन गई। शाम को जब मैंने लॉन में पौधों को पानी दिया तो पुराना माली फिर आया। मैंने दोबारा हिम्मत करके कहा, चाचा, तुम कुछ जानते हो? कल भी तुमने बात अधूरी छोड़ी, मुझे बता दो, आखिर ये सब क्या है? वो ठिठक कर रुका और बोला, मैं जो जानता हूँ वो कहना मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस घर के कुछ हिस्से वो हैं जिन्हें छुपाया गया है। मैंने फौरन कहा, क्या तहखाने में कोई है? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा, फिर सर झटक कर बोला, बस अपने काम से काम रखो, यही बेहतर है। रात गए जब मैं बर्तन समेट रही थी, मालकिन के शौहर कमरे से निकले। वो सहन में कुछ देर खड़े रहे, जैसे किसी सोच में डूबे हों। उन्होंने हल्की सी खांसी की और फिर तहखाने की तरफ देखा, लेकिन वो नीचे नहीं गए। मैंने सोचा शायद वो भी कुछ जानते हैं, मगर खामोश हैं। अगले दिन एक और वाक़या हुआ। घर का छोटा बेटा जो स्कूल से आया था, खेलते खेलते अचानक खिड़की के करीब चला गया। उसने अंदर झांकने की कोशिश की तो मालकिन तेजी से आगे बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर बोली, उधर नहीं जाना, यह हिस्सा तुम्हारे खेलने का नहीं है। बच्चा हैरान होकर बोला, अम्मी वहां अंधेरा है। लेकिन मुझे लगा कि कोई हिल रहा था। मालकिन ने उसे जोर से झड़क दिया और कमरे के अंदर भेज दिया। मैं दूर खड़ी ये मंजर देख रही थी और मेरे दिल में सवालों का तूफान बढ़ता जा रहा था। रात को जब मैंने चारपाई पर लेटने की कोशिश की तो बार बार वही मनाजिर याद आने लगे। खिड़की की जुम्बिश, माली की बातें, मोहल्ले की औरत के जुमले, बच्चे का कहना कि अंदर कोई हिल रहा था। सब एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। ऐसा लगता था जैसे मैं किसी ऐसे राज के करीब पहुंचने वाली हूं जिसे बरसों से छुपाया गया है। मगर वो राज क्या है? ये सवाल मेरे दिमाग को मुसलसल घेरे रहा। किचन की अलमारी में दवाओं की बोतलें रखी रहती थी, मुख्तलिफ रंगों और साइज की। मैं रोजाना सफाई के दौरान उन पर नजर डालती थी, मगर एक दिन अचानक देखा
कि कई बोतलें गायब हैं। मुझे फौरन याद आया कि अभी 3 दिन पहले ही मालकिन ने फार्मेसी से ताज़ा दवाएं मंगवाई थी। मैंने झिझकते हुए कहा, बीबी जी, ये दवाएं कम क्यों हो रही हैं? वो चौंक गई, जैसे किसी ने उनके दिल का राज पकड़ लिया हो। फिर जल्दी से कहा, ये मेरी तबीयत के लिए है, कभी कभी मुझे ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ जाता है। उनके लहजे में एक हल्की सी घबराहट छुपी हुई थी, जिसे छुपाने की वो कोशिश कर रही थी। मैंने बात को वहीं ख़त्म कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर सवालात बढ़ते जा रहे थे। शाम को जब सब घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाने में मसरूफ़ थे, मैंने नोट किया कि मालकिन खाने के दौरान ज़्यादा खामोश थी। वो प्लेट में ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही थी और बार बार पानी पी रही थी। अचानक उनके शौहर बोले, तुम आजकल ज़्यादा चुप क्यों रहती हो? उन्होंने फौरन मुस्कुराकर जवाब दिया, बस तबीयत कुछ कमज़ोर है, दवाएं ज़्यादा खा लेती हूँ। मैंने महसूस किया कि उनकी मुस्कुराहट के पीछे कोई बात छुपी है। उसी रात तकरीबन 11 बजे जब मैंने बर्तन धोकर किचन समेटा तो देखा कि मालकिन दोबारा किचन में आ गई हैं। इस बार उनके हाथ में खाने की ट्रे के साथ दवाइयों का एक बैग भी था। मैंने दबे कदमों से फासले पर रहकर उनकी तरफ देखा। वो सीधा तहखाने के दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, मुझे लगा नीचे से ठंडी हवा का एक झोंका आया। मैंने अपनी चादर को मजबूती से लपेटा और दीवार के साथ लगकर खड़ी रही। उनके कदमों की चाप आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। चंद लम्हे के बाद नीचे से हल्की सी सरगोशी जैसी आवाज आई। कोई बात कर रहा था, लेकिन अल्फाज साफ सुनाई नहीं दे रहे थे। फिर ऐसा लगा जैसे किसी ने खांसी की। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा कि नीचे कोई जरूर है, कोई ऐसा जो बीमार है और जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। अगले दिन मैंने चुपके से कूड़ेदान में झांका तो कई खाली दवाइयों के रैपर पड़े थे। उन पर किसी बच्चे की दवा का नाम लिखा था। मैंने हैरान होकर रैपर हाथ में लिया ही था कि पीछे से अचानक आवाज आई, क्या देख रही हो? मैं चौंक कर पलटी तो वही पुराना माली खड़ा था। मैंने घबरा कर कहा, कुछ नहीं, बस कचरा उठा रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, यह सब जानने की कोशिश ना करो। दवाइयों के पीछे जो कहानी है वो तुम्हें सुकून नहीं देगी। फिर वो चुपचाप सहन में पौधे काटने लगा। दोपहर को मोहल्ले की एक और औरत आई। वो मालकिन के साथ कमरे में बैठी बातें कर रही थी। मैंने बर्तन रखते हुए उनकी बातों का कुछ हिस्सा सुना। औरत बोली, बाजी, आजकल ज़्यादा फार्मेसी से दवाइयाँ मंगवा रही हैं आप, सब खैरियत तो है? मालकिन ने फौरन हंसकर कहा, हाँ, बस उम्र का असर है, कभी ब्लड प्रेशर, कभी थकन। औरत मुतमईन न हुई मगर चुप हो गई। रात को जब सब लोग सो गए, मैं फिर सहन में जा बैठी। मेरी नजरें बार बार तहखाने के दरवाजे पर जा रही थी। मैंने दिल ही दिल में कहा, कल रात ये दवाइयों का बैग नीचे लेकर गई, मतलब नीचे कोई है, कोई ऐसा जो दुनिया की नजरों से छुपाया जा रहा है। इसी सोच में थी कि अचानक दरवाजा खुला। मालकिन खाली हाथ ऊपर आई। उनके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी। मैंने दबे लफ्जों में कहा, बीबी जी, कुछ मदद चाहिए हो तो मुझे बता दें। उन्होंने चौंक कर मेरी तरफ देखा, फिर फौरन बोली, नहीं, तुम बस अपना काम करो, और जल्दी से ऊपर अपने कमरे में चली गई। अगले दिन एक और नया वाकया हुआ। जब मैं सहन धो रही थी, घर का छोटा बच्चा भागता हुआ आया और बोला, खाला, किचन से दवाइयाँ कहाँ गई? अम्मी बार बार कह रही हैं कि बोतल खत्म हो गई है। मैंने चौंक कर कहा, कौन सी दवा? उसने लापरवाही से जवाब दिया, वो जो नीली बोतल में थी। अम्मी कहती हैं वो सब जरूरी है। मैंने सर हिलाया और सफाई करने लगी, लेकिन दिल में सोच रही थी कि बच्चा भी जानता है कि कोई दवा बार बार इस्तेमाल हो रही है। उसी दिन शाम को जब मैं बर्तन धो रही थी, मालकिन के शौहर आए। उन्होंने आहिस्ता आवाज में कहा, तुम्हारी तबीयत अब संभल क्यों नहीं रही? हर वक्त दवाइयाँ खाती रहती हो। मालकिन ने सख्ती से जवाब दिया, ये मेरा मामला है, आप फिक्र न करें। ये बात सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया कि वो दवाएं किसी और के लिए हैं। उसी रात मैंने पहली बार तहखाने के दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। नीचे से एक मासूम सी आवाज आई, अम्मी, आज नीली दवा देना मत भूलना। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया। अब यकीन हो चुका था कि नीचे कोई बच्ची है, कोई बीमार बच्ची जिसे छुपा कर रखा गया है। मेरे अंदर तजस्सुस के साथ साथ तरस भी आने लगा, मगर यह भी डर था कि अगर मैंने ज्यादा दखल दिया तो शायद अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूं। मैंने आसमान की तरफ देखकर सोचा, ये राज कब तक छुपाया जा सकेगा? घर का बेटा अक्सर शाम को यूनिवर्सिटी से आता और लॉन में बैठते बैठते मुझसे बातें करने लगता। वह बचपन से मुझे खाला कहकर पुकारता था। उस दिन वो किताबें मेज पर रखते ही मेरे करीब आया और बोला, खाला, आपको कभी लगता है कि हमारे घर में कोई और भी है? मैं चौंक गई। झाड़ू देने के लिए रुकी हुई मेरी कलाई में कपकपाहट आ गई। मैंने नजरें झुका ली और कहा, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, यहाँ कौन आएगा? उसने आहिस्ता आवाज में कहा, मुझे अक्सर तहखाने से हल्की हल्की आवाजें आती हैं,
जैसे कोई बच्चा खेल रहा हो। कभी गेंद लुढ़कने की आवाज़, कभी हंसने की हल्की गूंज। मेरी जबान बंद हो गई। मैंने जल्दी से बात बदलने की कोशिश की। हो सकता है वो बिल्ली हो या बाहर के बच्चे खेलते हों। उसने जोर से सर हिलाया। नहीं खाला, मैंने कई बार गौर से सुना है, ये किसी इंसान की आवाज़ थी, और वो भी बच्ची की। उसके लहजे की संजीदगी देखकर मेरे दिल में खौफ और तजस्सुस दोनों इकट्ठे हो गए। मुझे यकीन हो गया कि अब ये राज सिर्फ मेरी आंखों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि घर के अफराद भी कुछ न कुछ महसूस करने लगे हैं। रात गए, जब मैं बर्तन धोकर सहन में आई तो दोबारा वही आवाज़ गूंजी, एक हल्की सी हंसी, बिल्कुल करीब से। मैंने कान लगाकर गौर किया तो ये हंसी साफ तहखाने के अंदर से आ रही थी। मेरा दिल धड़कने लगा। मैं चारपाई पर जा बैठी, लेकिन वो आवाज़ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक गेंद लुढ़कने की टक टक सुनाई दी, जैसे फर्श पर घूम रही हो। मैं कांप उठी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर बेटे ने अपने वालिद से कहा, अब्बू, क्या हमारे घर के तहखाने में कोई रहता है? वालिद चौंक गए और कदरे सख्त लहजे में बोले, ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तहखाना तो सिर्फ पुराने सामान के लिए है। बेटे ने फिर कहा, लेकिन अब्बू, मैंने कई बार वहां से आवाज़ें सुनी हैं, हंसने की, चलने की। उसी लम्हे कमरे का माहौल बोझल हो गया। मालकिन ने फौरन बात का रुख मोड़ दिया। बेटा, ज्यादा वहम न करो, ये घर पुराना है, आवाज़ें गूंजती हैं। दोपहर को जब मैं सहन हो रही थी, बेटा दोबारा मेरे करीब आया। उसने धीरे से कहा, खाला, आपको भी कभी कुछ सुनाई नहीं देता है? मैंने नजरें बचाते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे वहम है, ज्यादा ना सोचा करो। लेकिन अंदर से मैं हिल चुकी थी। उसी दिन जब मैंने अलमारी साफ की तो मुझे एक पुराना डब्बा मिला। यह डब्बा किताबों से भरा हुआ था। उन किताबों के दरमियान एक तस्वीर दबी हुई थी। तस्वीर में मालकिन मुस्कुरा रही थी और उनके साथ एक नन्ही बच्ची खड़ी थी, जिसने सफ़ेद फ्रॉक पहन रखा था। ये मंजर देखते ही मेरी आंखों के सामने तहखाने से आने वाली आवाज़ें घूमने लगी। मैं तस्वीर को गौर से देखती रही। बच्ची बिल्कुल 3-4 साल की लगती थी। शाम को जब सब लोग अपने कमरों में थे, बेटे ने लॉन में बैठे बैठे अचानक कहा, खाला, मुझे लगता है अम्मी कुछ छुपा रही हैं। मैंने चौंक कर कहा, ऐसी बातें मत करो बेटा, तुम्हारी अम्मी नेक औरत है। वो बोला, नेकी अपनी जगह, लेकिन मैंने कल रात वाज़ेह तौर पर सुना कि कोई नीचे से बोल रहा था। मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। इसी दौरान मोहल्ले का एक बच्चा दीवार के करीब खेलते खेलते बोला, खाला, आपके घर से तो कल रात हंसी की आवाज़ें आ रही थी, हम सब डर गए थे। मैंने जल्दी से कहा, नहीं बेटा, तुम्हारा वहम है। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल डूब गया कि अब मोहल्ले वाले भी ना आवाज़ों को महसूस करने लगे हैं। अगली रात जब सब सो गए, बेटे ने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर झांका। मैं सहन में खड़ी थी। वो बोला, खाला, आप भी सुन रही हैं? मैंने कान लगाकर गौर किया। हाँ। फिर वही हंसी, वही गेंद लुढ़कने की आवाज़। मैंने हिम्मत करके कहा, हो सकता है बाहर गली से आ रही हो आवाज़। बेटा बोला, नहीं, ये तहखाने के अंदर से है। सुबह को बेटे ने अपनी माँ से साफ कहा, अम्मी, आप कुछ छुपा रही हैं, वहाँ नीचे कोई है। मालकिन का चेहरा फीका पड़ गया। फिर बोली, ऐसी बातें ना करो, ये घर हमारा है, कोई दूसरा नहीं रहता यहाँ। लेकिन उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ और परेशानी दोनों झलक गए। उस रोज़ दोपहर को जब सब अपने कमरों में थे, मैंने दोबारा वो तस्वीर निकाली। मैंने उसे गौर से देखा। तस्वीर में वही बच्ची थी जिसकी हंसी की आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी। सफ़ेद फ्रॉक, छोटी छोटी और मासूम मुस्कुराहट। मैं सोचने लगी कि ये बच्ची आखिर है कहाँ, और मालकिन ने इसे कभी क्यों नहीं दिखाया। शाम को यूनिवर्सिटी से आने के बाद बेटे ने फिर बात छेड़ी, खाला, अगर वाकई नीचे कोई है तो क्या हम सबसे झूठ बोला जा रहा है? मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, कभी कभी घरों में ऐसी बातें होती हैं जिन्हें सबके सामने नहीं लाया जा सकता। वो मेरी बात पर खामोश हो गया, मगर उसकी आंखों में सवाल अभी बाकी थे। रात को जब मैं चारपाई पर लेटी थी, वही हंसी एक बार फिर गूंजी, इस बार और भी साफ। ऐसा लगा जैसे कोई बच्ची खेलते खेलते थक गई हो और क्या कहे लगा रही हो। मैंने तस्वीर को सीने से लगा लिया और सोचा, ये वही बच्ची है। तस्वीर की मासूम मुस्कुराहट और हंसी की आवाज़ एक ही कहानी सुना रहे हैं। वो पुरानी तस्वीर अब मेरे जहन पर एक भारी बोझ बन चुकी थी। मैंने कई दिन उसे संदूक में छुपा कर रखा, मगर हर बार सफाई के दौरान मेरा दिल मजबूर करता कि दोबारा उसे देखूं। आखिर एक दिन हिम्मत करके मैंने तस्वीर मालकिन के सामने रख दी और आहिस्ता से पूछ लिया, बीबी जी, ये बच्ची कौन है? वो चौंक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने बरसों पुराना राज अचानक खोल दिया हो। उन्होंने तेजी से तस्वीर मुझसे छीन ली और सख्त लहजे में कहा,
ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है। आइंदा ऐसी हरकत की तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं खामोश हो गई, मगर ये लम्हा मेरे लिए नया था, क्योंकि पहली बार मैंने उनके लहजे में सख्ती के साथ साथ टूट फूट भी देखी। बाकी दिन वो मुझसे ज्यादा बातचीत न करती। शाम को मेहमान आए तो वो खुद को नॉर्मल जाहिर करने की कोशिश कर रही थी, मगर उनकी आंखों में लाली थी। रात गए, जब सब अपने कमरों में जा चुके, मुझे हल्की सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मैंने दबे कदमों से उनके कमरे के करीब जाकर कान लगाया। दरवाजा पूरी तरह बंद न था। मैंने हल्का सा खोला तो देखा वो बिस्तर पर बैठी थी। हाथ में वही तस्वीर है और आंखों से आंसू बह रहे हैं। धीमी आवाज में वो कह रही थी, मेरी बेटी, मैं तुझे छुपा कर क्यों रखूं, मगर दुनिया के जालिम सवालों का सामना कैसे करूं। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल भर आया, लेकिन मैंने कदम पीछे हटा लिए ताकि वो मुझे न देख ले। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि तहखाने में वही बच्ची है जो तस्वीर में मुस्कुराती दिखाई दे रही थी। अगली सुबह नाश्ते पर माहौल खामोश रहा। बेटे ने हस्बे मामूल हंसी मजाक करने की कोशिश की, लेकिन मालकिन का मूड बोझल था। शौहर ने भी महसूस किया और बोले, तुम रात भर जागती क्यों रहती हो? उन्होंने जल्दी से कहा, बस नींद पूरी नहीं हो रही। लेकिन मैं जानती थी कि असल वजह कुछ और है। दोपहर के वक्त जब मैं बर्तन धो रही थी, पुराना माली सहन में आया। उसने मुझे देखकर कहा, बेटी, तुझे पता है बात चीजें देखने से ज्यादा संभालने की होती हैं। मैंने फौरन कहा, चाचा, तुम भी जानते हो ना वो बच्ची कौन है? उसने सर झुका लिया और कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मगर ये जानता हूं कि तेरे सवाल एक दिन तुझे मुश्किल में डालेंगे। इसी दौरान मोहल्ले की एक और औरत आई। वो सब्जी लाई थी। उसने बातों बातों में कहा, बाजी के घर कुछ राज हैं। कल मैंने तहखाने के पास से गुजरते हुए हंसी सुनी। अजीब बात है। मैंने घबरा कर बात बदल दी, लेकिन अंदर से सोच रही थी कि अब बात सिर्फ मेरे और घर वालों तक महदूद नहीं रही, बल्कि मोहल्ले वाले भी कुछ महसूस करने लगे हैं। शाम को घर का बेटा मेरे करीब आया और बोला, खाला, आपको वो तस्वीर नजर आई थी? मैंने अम्मी के कमरे में देखी थी। मैं चौंक गई और पूछा, तुमने किस वक्त देखी? वो बोला, कल रात जब मैं पानी लेने आया तो अम्मी हाथ में तस्वीर पकड़े बैठी थी। उसकी आंखों में भी सवाल थे, मगर मैंने खामोशी को बेहतर समझा। रात को जब मैंने बर्तन धोकर रख दिए तो एक नई हरकत देखी। मालकिन के शौहर सहन में आए और तहखाने के दरवाजे के पास कुछ देर खड़े रहे। वो बार बार हाथ कमर पर रखकर टहलते रहे, जैसे किसी बात पर सोच रहे हों। फिर उन्होंने दरवाजे की कुंजी को हाथ लगाया, मगर खोला नहीं। कुछ लम्हे के बाद वो पलटकर कमरे में चले गए। मैंने ये सब देखा और सोचने लगी कि वो भी जानते हैं कि अंदर कोई है, लेकिन वो भी खामोश हैं। अगली सुबह जब मैंने किचन में झाड़ू दी तो एक छोटा सा जूता कोने में पड़ा मिला। ये जूता किसी बच्चे का था और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। मैंने हैरानी से उसे हाथ में लिया और सोचा कि ये जूता किचन में कैसे आ गया। उसी वक्त मालकिन अंदर आई और मेरे हाथ से वो जूता झपट कर ले गई। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, तुम्हें कहा था ना ये तुम्हारे काम की बातें नहीं है, और वो जूता लेकर कमरे में चली गई। उस वाक़े के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया। तस्वीर, रात की सिसकियां और ये जूता, सब एक ही कहानी सुना रहे थे। अब मैंने ये तय कर लिया कि अगरचे मुझे अपनी नौकरी का डर है, मगर सच जानना जरूरी है। शाम को जब सब कमरे में थे, मैंने बेटी को खेलते खेलते कहते सुना, खाला, मुझे लगता है कोई बहन है हमारी जिसे अम्मी छुपा रही हैं। मैंने हंसने की कोशिश की और कहा, ऐसी बातें ना किया करो, लेकिन दिल ही दिल में सोचा कि बच्चे का शक भी दुरुस्त है। रात गए, फिर वही हुआ। मालकिन कमरे में हाथ में तस्वीर लिए बैठी थी। उनकी आवाज साफ सुनाई थी, मेरी बच्ची, अगर दुनिया जालिम ना होती तो आज मैं तेरे साथ खेल रही होती। मैंने दरवाजे के कोने से झांका तो देखा उनके सामने खुला हुआ जूता रखा है और वो तस्वीर को सहला रही है। ये मंजर मेरे दिल में नक्श हो गया। अब मेरा यकीन था कि तहखाने में वाकई वही बच्ची है, लेकिन सवाल यह था कि उसे सबसे छुपाकर क्यों रखा जा रहा है। क्या बीमारी है उसकी? क्या खौफ है जिसने मां को मजबूर किया कि बेटी को अंधेरे में छुपा दे? मैंने अपनी चारपाई पर जाकर लेटते लेटते सोचा कि ये राज अब ज्यादा दिन नहीं छुप सकेगा। तस्वीर, जूता, आवाजें, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हकीकत की तरफ इशारा कर रहा था और मैं इस हकीकत के करीब पहुंचने वाली थी। आखिरकार एक रात मैंने हिम्मत की और दबे कदमों से मालकिन का पीछा किया। मैंने सोचा कि अब मजीद तजस्सुस बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो किचन में से एक ट्रे में खाना और दवाइयों का बैग लेकर निकली थी। मैंने अपनी सांसों को काबू में रखा और फासले पर रहकर उनके कदमों के साथ साथ चलती गई। जब वो तहखाने के दरवाजे तक पहुंची तो उन्होंने एक लम्हे के लिए रुक कर इर्द गिर्द देखा।
मैं दीवार के साथ साकत खड़ी हो गई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, नीचे से ठंडी हवा का झोंका आया और साथ ही अंदर से एक मासूम आवाज़ सुनाई दी, अम्मी, कब आप मुझे बाहर जाने देंगी? ये सुनकर मेरे कदम लरस गए। मैं खौफजदा होकर पीछे हट गई, लेकिन अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही थी। नीचे कोई बच्ची मौजूद थी और वो बार बार बाहर जाने की जिद कर रही थी। मैं रात भर जागती रही, हर लम्हा वही आवाज़ कानों में गूंजती रही। सुबह के वक्त मैंने फैसला किया कि इस बारे में मालकिन से कुछ न कुछ ज़रूर सुनूंगी। नाश्ते के बाद जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो वो किचन में आई और मेरे करीब रुकते हुए बोली, तुम्हें जो देखना था देख लिया, अब छुपाने का फ़ायदा नहीं। हाँ, वो मेरी बेटी है, बीमार है और ख़ानदान वालों ने उसे नहुसत करार दिया है। इज्जत बचाने के लिए मैंने उसे छुपाया है। उनकी आंखों से बहते आंसुओं ने मेरा दिल चीर दिया। मैंने धीमी आवाज़ में कहा, बीबी जी, अगर वो आपकी बेटी है तो फिर छुपाने के बजाय उसका इलाज करवाएं। वो कांपते हुए बोली, इलाज? तुम नहीं जानती, हमने कई बार कोशिश की, मगर हर बार ख़ानदान वालों ने कहा कि ऐसी बच्ची को छुपाना ही बेहतर है। उसी वक्त सहन में उनके शौहर आ गए। उन्होंने हमें बात करते देखकर शक भरी नज़र डाली। वो बोले, क्या बात हो रही है? मालकिन ने जल्दी से कहा, कुछ नहीं, बस किचन के काम के बारे में समझा रही थी। लेकिन मैंने देखा कि उनके हाथ कांप रहे थे। शौहर ने एक लम्हा रुककर तहखाने की तरफ नज़र डाली, फिर पलटकर कमरे में चले गए। उस खामोशी ने मेरे शक को और गहरा कर दिया। दोपहर को घर का बेटा यूनिवर्सिटी से वापस आया। वो मेरे पास आकर बोला, खाला, आपको सच बताना होगा। अम्मी के चेहरे पर मैंने कई दिनों से परेशानी देखी है और कल रात मैंने खुद आवाज़ें सुनी हैं। मैंने दिल दिल में कहा, अब राज छुपाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैंने जबान बंद रखी। मैंने बस इतना कहा, बेटा, बाज़ बातें वक्त आने पर खुद सामने आती हैं। वो उलझा हुआ सा पलट गया। शाम को जब मोहल्ले की औरत पानी लेने आई तो उसने आहिस्ता से कहा, बाजी, घर की खबरें तो पूरे मोहल्ले में फैलने लगी हैं। लोग कहते हैं अंदर कोई बीमार है। मैंने चौंक कर कहा, लोगों को क्या मिला ऐसी बातें करने से? उसने कंधे उचकाए और बोली, यही तो मोहल्ला है। एक मामूली सी आवाज़ भी सबके लिए किस्सा बन जाती है। रात को मालकिन ने मुझे दोबारा बुलाया। वो बहुत थकी हुई लग रही थी। उन्होंने कहा, तुम वादा करो कि जो कुछ जाना है किसी को नहीं बताओगी। मैंने सर झुकाकर कहा, बीबी जी, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे एक बात बता दें, ये बच्ची आखिर किस मर्ज में मुब्तला है? वो कुछ देर खामोश रही, फिर धीरे से बोली, डॉक्टर कहते हैं उसे पैदाइशी मसला है, बोलने और चलने में सुस्त है, जहन भी कमज़ोर है। लोग कहते हैं ये नहुसत है। उनकी आवाज़ भर आ गई। उसी लम्हे अंदर से बच्ची की हल्की सी आवाज़ आई, अम्मी, मुझे नीला खिलौना चाहिए। मैं चौंक गई। मालकिन ने मुझे देखा और कहा, देखा, वो आम बच्चों की तरह जिद भी करती है, लेकिन अगर मैं उसे बाहर ले जाऊं तो सबका ताना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा, बीबी जी, अगर लोग कुछ कहें तो आप क्यों डरती हैं? माँ की हिम्मत ही सब कुछ होती है। वो चुप हो गई, लेकिन उनकी आंखों में सोच की एक चमक दिखाई दी। अगली सुबह एक नया वाकया हुआ। घर के बेटे ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मेरे दोस्त सब पूछते हैं कि आपका मिजाज इतना बदला बदला क्यों है। मालकिन ने जल्दी से बात बदल दी, मगर मैं जान गई कि अब खानदान से बाहर के लोग भी तब्दीली महसूस करने लगे हैं। उसी दिन शाम को पुराना माली आया। उसने खजूर के दरख्त के करीब बैठते हुए मुझसे कहा, बेटी, अब राज ज़्यादा देर नहीं छुपेगा। जिस चीज़ को बरसों दबाया जाए वो एक दिन रोशनी में ज़रूर आती है। मैंने हैरत से कहा, चाचा, तुम जानते हो ना अंदर क्या है? वो बोला, हाँ जानता हूँ, लेकिन ज़बान खोलूँ तो आफत आ जाए। यह कहकर वो उठा और बाहर चला गया। रात को मैंने पहली बार मालकिन को बच्ची के साथ नीचे जाते हुए करीब से देखा। वो दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरी तो अंदर से बच्ची ने खुशी से कहा, अम्मी आ गई। ये सुनकर मेरा दिल भर आया। कुछ लम्हे के बाद मालकिन ने नीचे से आवाज़ दी, ये सब तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, लेकिन याद रखो, ये राज अभी दुनिया को नहीं पता चलना चाहिए। मैं खामोशी से सर हिलाकर अपनी चारपाई की तरफ पलट गई। मैं जान चुकी थी कि अब मेरे सामने सच्चाई है। तहखाने की अंधेरी दीवारों में कैद वो नन्ही जान कोई साया या वहम नहीं, बल्कि मालकिन की अपनी बेटी है। लेकिन ये बेटी क्यों छुपी है, किस जुर्म या किस खौफ के बायस अंधेरे में रखी गई है, इसका जवाब अभी भी मुकम्मल तौर पर मेरे पास नहीं था। उसी हफ्ते दादाजी शहर से आए। उनके आने की खबर सुनते ही पूरे घर में एक संजीदगी की लहर दौड़ गई। वो सख्त मिजाज और जिद्दी आदमी थे। किचन में खाना लगाते वक्त मेरे कान बार बार ड्राइंग रूम की तरफ लगे रहे। शाम को जब सब खाने की मेज पर जमा हुए तो माहौल पहले ही भारी था। दादाजी ने पहला निवाला मुंह में डाला और फौरन गुस्से में बोल उठे, ये राज ज्यादा दिन नहीं छुप सकता।
या तो इस बच्ची को किसी इदारे में डाल दो या खानदान की इज्जत बर्बाद कर दो। उनके अल्फाज ने कमरे में मौजूद सबको साकत कर दिया। मालकिन के हाथ कांप गए। उन्होंने प्लेट एक तरफ रखते हुए दरसती आवाज में कहा, अब्बा जी, वो मेरी जान है, उसे कैसे छोड़ दूं? आप माँ के दिल को नहीं समझ सकते। दादाजी ने मेज पर हाथ मारा और सख्त लहजे में कहा, या इज्जत या बच्ची, फैसला तुम्हें करना होगा। उनके लहजे में वही पुरानी सख्ती और खानदान की रिवायती गैरत बोल रही थी। उसी लम्हे शौहर खामोशी से दोनों के दरमियान देखते रहे। उनकी आंखों में उलझन थी। वो माँ और बाप के दरमियान फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। खाने के बाद सब कमरे में चले गए, मगर दादाजी ने सहन में टहलते टहलते दोबारा मालकिन को बुलाया। मैं दूर खड़ी सब सुन रही थी। दादाजी ने कहा, बेटी, मैंने कहा ना, ये बात अब छुपाई नहीं जा सकती। मोहल्ले वाले सवाल करने लगे हैं, खानदान वाले कल को बात बढ़ाएंगे। तुम सोच लो, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। मालकिन ने रोते हुए कहा, अब्बा जी, आप खुद सोचें, अगर मैं इसे किसी इदारे में छोड़ दूं तो वो अकेली किस हाल में होगी? उसकी बीमारी को कौन संभालेगा? दादाजी ने सर्द लहजे में कहा, इदारे में रहकर भी वो जी सकती है, लेकिन अगर ये राज बाहर आया तो पूरे घराने की इज्जत मर जाएगी। अगली सुबह नाश्ते की मेज पर खामोशी छाई रही। बेटा अखबार पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर बार बार अपनी माँ की तरफ देखता रहा। शौहर ने चाय का कप रखते हुए कहा, अब्बा जी ठीक कहते हैं, ये बोझ कब तक उठाओगी? मालकिन ने सख्ती से कहा, ये बोझ नहीं, ये मेरी बेटी है। तुम लोगों को सिर्फ इज्जत की फिक्र है, मगर मेरा दिल टूट रहा है। शौहर खामोश हो गए, मगर उनकी आंखों में भी बसी साफ थी। दोपहर को जब मैं सहन धो रही थी, दादाजी फिर वहां बैठे थे। उन्होंने मुझे इशारे से करीब बुलाया और बोले, बेटी, तुम नौकर हो, लेकिन सच्चाई देखती रहती हो। बताओ तुम्हें क्या लगता है, ये राज कब तक छुपेगा? मैंने नजरें झुकाकर कहा, बाबा जी, राज छुपाने से नहीं बचते, वक्त आने पर सब सामने आ ही जाते हैं। वो मुझे घूरते हुए बोले, यही तो मैं कहता हूं, इसलिए बेहतर है कि इसे अभी खत्म कर दिया जाए। मैं कांप उठी और फौरन सफाई में मसरूफ हो गई। शाम को मोहल्ले का एक कासिद आया। वो दादाजी को लेने आया था ताकि वो खानदान के बुजुर्गों के एक इजलास में शामिल हो सके। जाते वक्त दादाजी ने अपने बेटे को अलग बुलाकर कहा, बेटा, याद रखना, ये मामला अब मेरे हाथ में है। अगर तुमने नरमी दिखाई तो खानदान के लोग खुद फैसला सुना देंगे। बेटा खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, अब्बा जी, वो मेरी बहन है। दादाजी ने सख्ती से कहा, वो तेरी बहन नहीं, वो हमारी कमजोरी है। ये अल्फाज सुनकर मेरा दिल दहल गया। पहली बार घर के बेटे ने अपनी बहन का जिक्र किया था। वो कमरे में जाकर देर तक किताबों में उलझा रहा, मगर चेहरे से साफ था कि वो अंदर से बिखर चुका है। रात को खाने के बाद दादाजी ने सबको ड्राइंग रूम में बिठाया। वो बोले, मेरा फैसला आखिरी है, बच्ची को कल ही किसी इदारे में भेज दिया जाए, मैं इंतजाम करवा दूंगा। मालकिन रोने लगी और कहने लगी, अब्बा जी, आपको खुदा का वास्ता है, ऐसा जुल्म न करें। दादाजी ने गुस्से से कहा, यह जुल्म नहीं, इज्जत बचाने का वाहिद रास्ता है। शौहर ने सर झुका लिया और कुछ न कहा। बेटा कमरे से बाहर निकल गया। बाद में जब सब सो गए तो बेटे ने मुझे लॉन में रोकते हुए कहा, खाला, आपने सुना ना दादाजी क्या कह रहे हैं? वो चाहते हैं कि मेरी बहन को इदारे में डाल दिया जाए। ये नहीं हो सकता। मैंने कहा, बेटा, तुम्हारी माँ लड़ रही है, हिम्मत रखो। वो आहिस्ता से बोला, अगर सब खामोश रहे तो मैं खुद उनके सामने खड़ा हूंगा। अगली सुबह दादाजी ने मालकिन को कहा, कल गाड़ी आएगी, तैयारी रखना, बच्ची को ले जाना होगा। ये सुनकर वो बिखर गई, मगर कोई कुछ न कर सका। इसी दौरान मोहल्ले की एक औरत आकर बोली, बाजी, कल रात आपके घर से फिर आवाजें आ रही थी, लोग कह रहे हैं कि कुछ छुपा हुआ है। दादाजी ने फौरन मुदाखलत की और कहा, ये मोहल्ले वाले फजूल बातें करते हैं, जल्द ही सब खामोश हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये थी कि राज अब दीवारों से बाहर निकल रहा था। रात को मैंने मालकिन को देखा, वो तहखाने के दरवाजे के सामने बैठी है, हाथ में बच्ची का जूता पकड़े रो रही हैं। वो बार बार कह रही थी, या खुदा, यह आजमाइश कब खत्म होगी? अंदर से बच्ची की आवाज़ आई, अम्मी, मैं बाहर आना चाहती हूँ। और मालकिन के आंसू और भी तेज बहने लगे। मुझे लग रहा था कि अब कहानी एक नए मोड़ पर है। दादाजी के फैसले ने घर के सुकून को तोड़ दिया था। अब या तो माँ की मोहब्बत जीतेगी या खानदान की इज्जत, और इस कश्मकश ने सबको खामोश कर दिया था। चंद दिन के बाद एक नया तूफान खड़ा हुआ। सुबह के वक्त जब मैं किचन में बर्तन रख रही थी तो मालकिन के शौहर अचानक अंदर आए और ऊंची आवाज में बोले, जेवरात कहाँ है? अलमारी में रखे थे, गायब हैं। मैंने हैरत से कहा, जेवरात? मुझे कुछ नहीं मालूम। वो गुस्से से भड़क उठे, झूठ मत बोल, इस घर में सब चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी है।
कल रात मैंने खुद ये सब गिने थे, आज गायब हैं। ये इल्ज़ाम मेरे लिए क़यामत था। मेरा मकसद सिर्फ सच जानना था, चोरी करना नहीं। मैं लरसते लहजे में बोली, बीबी जी आप जानती हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। उसी वक्त मालकिन अंदर आई। शौहर ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, यही नौकरानी सब कुछ ले गई है, इसे फौरन निकालो। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बदनाम न करें। मालकिन ने पहली बार मेरे हक में आवाज़ उठाई। वो बोली, ये झूठ है, ये औरत बरसों से हमारे साथ है। अगर जेवरात नहीं मिल रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि इल्ज़ाम लगा दो। ये बच्ची का राज जानती है, लेकिन ये हमारे साथ है, इसे बदनाम न करो। उनकी आवाज़ में सख्ती भी थी और यकीन भी। उसी लम्हे मैंने जान लिया कि अब मैं उनका सहारा हूँ। शौहर ने गुस्से में कुर्सी को धकेला और कहा, तुम्हें अंदाज़ा है अगर मोहल्ले वालों को खबर हुई कि जेवरात गायब हैं तो क्या होगा? लोग यही कहेंगे कि घर की नौकरानी ले गई। मालकिन ने दो टोक जवाब दिया, मोहल्ले वालों से ज़्यादा मुझे इस औरत की ईमानदारी पर भरोसा है। अगर जेवरात गुम हुए हैं तो कोई और रास्ता ढूंढो, इल्ज़ाम लगाना हल नहीं। इस बहस के दौरान बेटा भी अंदर आ गया। उसने वालिद से कहा, अब्बू ये गलत है, मैं जानता हूँ खाला कभी ऐसा नहीं कर सकती। शौहर ने गुस्से से बेटे को घूरा और कहा, तुम चुप रहो, बड़े होकर ही बात करो। बेटे ने हिम्मत न हारी और बोला, मैं बड़ा ना भी हुआ तो क्या हुआ, सच देखने के लिए आंखें चाहिए और मेरी आंखें सब कुछ देख रही हैं। बात मोहल्ले तक पहुंची। शाम को दो औरतें आकर कहने लगी, हमने सुना है घर में जेवरात गायब है। मैंने शर्मिंदगी से नजरें झुका ली। मालकिन ने उनके सामने साफ कहा, यह झूठी बात है, कोई चोरी नहीं हुई, कोई गड़बड़ जरूर है, मगर नौकरानी बेकसूर है। औरतें चुप हो गईं, लेकिन मैं जानती थी कि मोहल्ले की जबान को रोकना आसान नहीं। रात को जब सब लोग अपने कमरों में चले गए तो मैं सहन में बैठी रो रही थी। मालकिन आकर मेरे करीब बैठ गईं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मैं जानती हूँ तुम बेकसूर हो, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि तुम सच्चाई के करीब पहुंच गई हो। वो लोग डरते हैं कि कहीं तुम राज ना खोल दो। मैंने आहिस्ता से कहा, बीबी जी मैंने वादा किया है किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मगर इस घर के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगली सुबह दादाजी ने यह मामला भी अपने हाथ में ले लिया। वो बोले, यह औरत ज़रूर कुछ जानती है, वरना जेवरात कैसे गायब होते। मालकिन ने सख्ती से कहा, अब्बा जी ये इल्ज़ाम गलत है। आपके कहने पर अगर हमने सब कुछ मान भी लिया तो सच नहीं बदल जाएगा। दादाजी ने खश्मगी नज़रों से देखा, यही औरत कल हमारे ख़ानदान को बर्बाद करेगी। उस दिन शाम को एक और वाक़या हुआ। बेटे ने अपने दोस्त को घर बुलाया। दोस्त ने बातों बातों में कहा, यार तुम्हारे घर के बारे में लोग अजीब बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं अंदर कोई छुपा हुआ है, कभी कहते हैं नौकरानी जेवरात ले गई। बेटे ने सख्ती से कहा, यह सब झूठ है, मेरा घर साफ है। दोस्त हंसकर चला गया, लेकिन बेटे की आंखों में गुस्सा और बेबसी दोनों छलकने लगे। रात को मालकिन ने मुझे तहखाने के करीब ले जाकर कहा, तुम देख रही हो ना, सब इल्ज़ाम बढ़ते जा रहे हैं। अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। अगर मैं टूट गई तो ये राज दुनिया के सामने ज़िल्लत बन जाएगा। मैंने कहा, बीबी जी आप फिक्र न करें, मैं आपके साथ हूँ। चाहे मुझ पर कितने ही इल्ज़ाम लग जाएं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसके बाद एक दिन घर के सब अफराद को जमा करके शौहर ने ऐलान किया, अगर जेवरात ना मिले तो मैं इस नौकरानी को निकाल दूंगा। ख़ानदान की इज्जत का सवाल है। बेटा फ़ौरन बोल उठा, अब्बू अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। मैं देख रहा हूँ कि इल्ज़ाम सिर्फ खाला को खामोश करने के लिए लगाया जा रहा है। ये सुनकर माहौल मजीद कशीदा हो गया। दादाजी ने बेटे पर हाथ उठाया, मगर वो पीछे हट गया। अगली सुबह जेवरात खुद ब खुद मिल गए। वो पुराने संदूक में रखे हुए थे, जहाँ शायद खुद शौहर ने रखे थे या भूल गए थे। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी गलती मानने के बजाय ये कहा, हो सकता है किसी ने वापस रख दी हो। ये सुनकर बेटे ने गुस्से से कहा, अब बस कीजिए अब्बू, ये सब ड्रामा है। मालकिन ने भी दो टोक अंदाज में कहा, मैं जानती हूँ ये सब मुझे और मेरी बेटी को दबाने के लिए किया जा रहा है, मगर याद रखो अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। उस दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया कि घर में लड़ाई सिर्फ जेवरात की नहीं बल्कि उस बच्ची के वजूद की है। इल्ज़ाम लगाना सिर्फ एक बहाना था ताकि मुझे निकाला जा सके और राज हमेशा के लिए अंधेरे में रहे। मगर अब खेल बदल चुका था। पहली बार मालकिन ने खुलकर मेरा साथ दिया था और पहली बार मैंने महसूस किया कि मैं अकेली नहीं हूँ। चंद दिन के बाद वही हुआ जिसका डर सबको था। दोपहर के वक्त जब सब अपने अपने कमरों में थे, अचानक तहखाने का दरवाज़ा चरचरा कर खुला। मैं सहन में कपड़े सुखा रही थी। मेरी आंखों के सामने एक नन्ही सी बच्ची आहिस्ता आहिस्ता जीने से ऊपर आई। उसके हाथ में एक पुरानी गेंद थी। उसका चेहरा पीला, लेकिन आंखों में रोशनी थी। मैं दम बखुद खड़ी रह गई। उस लम्हे घर का सुकून टूट गया। मालकिन किचन से दौड़ती हुई आई, मगर देर हो चुकी थी। बच्ची सहन के बीच में खड़ी सबको देख रही थी। दादाजी भी कमरे से निकल कर आ गए। उन्होंने सख्त आवाज में चीख कर कहा, यह नहूसत घर के बीच क्यों आ गई?
उनके अल्फाज ने सब कुछ झिझोड़ दिया। बच्ची ने लरसते हुए आंसू साफ किए और भर्राई आवाज में कहा, मैं भी इसी घर की हूँ, आप सबके खून की हूँ, मुझे क्यों छुपाया गया? शौहर दरवाजे पर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके चेहरे पर शर्मिंदगी साफ थी। बेटा बिल्कुल साकत खड़ा था। उसने पहली बार अपनी बहन को देखा था। हैरत और दुख दोनों उसके चेहरे पर नुमाया थे। इतने में मोहल्ले के कुछ लोग आवाजें सुनकर दीवार के ऊपर झांकने लगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता सहन में दाखिल हो गए। एक औरत ने तंज़िया अंदाज में कहा, अच्छा तो ये है वो राज जो बरसों से छुपाया जा रहा था। दूसरे ने हंसते हुए कहा, हम तो समझते थे यहाँ कोई भूत है, लेकिन ये तो बच्ची निकली। कुछ लोगों ने हमदर्दी दिखाई और कहा, यह बच्ची तो मासूम है, इसे छुपाने की क्या जरूरत थी? दादाजी मजीद गुस्से में आ गए। वो बोले, तुम सब खामोश रहो, ये हमारे खानदान का मामला है, कोई बाहर वाला दखल ना दे। लेकिन बात अब खानदान तक महदूद न रही थी। राज सबके सामने खुल चुका था। मालकिन ने बच्चे को गले से लगाया और कहा, यह मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा। मैंने इसे छुपाया ताकि तुम लोगों के ताने न सुनने पड़े। शौहर ने गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, अब्बा जी, मैं भी जानता हूँ कि इसे छुपाना गलत था। ये नहुसत नहीं, हमारी औलाद है। बेटे ने आगे बढ़कर अपनी बहन का हाथ थामा और कहा, ये मेरी बहन है, आज के बाद ये कभी अंधेरे में नहीं रहेगी। उस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि बरसों के राज टूट गए थे और एक माँ की हिम्मत और बेटे के सच ने सबको बदल दिया था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।